हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं। तो अपने लास्ट क्लास के अंदर में रिटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का जो डिस्कशन था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। एंड वी हैड डन लॉट ऑफ एग्जांपल्स आल्सो टू अंडरस्टैंड कि यार जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको कैसे अपने नंबर्स के थ्रू समझे। कुछ आपको डेरिवेशंस भी करके दिखाया था, आई थिंक कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न का, जो कि बोला था एग्जाम के लिए वो ज़रूरत नहीं है। बट वो डेरिवेशन से आपको समझ में आ जाता है कि अगर अपने पास 2 पीरियड का कॉन्टिन्यूस कंपाउंडेड रिटर्न है, वाई वी नीड टू ऐड। इज इट फाइन? एंड आई होप आपने इस क्लास के लिए एक बार टॉपिक को पूरा का पूरा रिवाइज किया है। जो भी अपने क्लास के अंदर में एग्जाम्पल्स वगैरह की है वो सब कुछ आपने एक बार एटलीस्ट किया है, तब जाके ये वाला क्लास आप देखिएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने। देखो, इसके अंदर में ना क्वेश्चन सॉल्विंग में मेरा कैसा एटीट्यूड रहता है कि मैं आपको सब कुछ लिख के नहीं कराऊंगा। अगर आपको याद होगा क्लास के अंदर में सब कुछ लिख के कर रहे थे अपने। इज इट फाइन? जहाँ पे मेरे को लगेगा नहीं यार ये क्वेश्चन को लिख के करवाने से स्टूडेंट का बेटर होगा, वहीं पे लिखूंगा। अदरवाइज वी विल यूज कैलसी। अपने डायरेक्टली अब सम्स कैलकुलेटर पे करना स्टार्ट कर देंगे। इज इट फाइन? क्योंकि 4-5 क्लासेस के अंदर में ऑब्वियसली मैं सब कुछ लिख के करवा रहा था। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं यार कि जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ अपने डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करें, जिससे आपका भी स्पीड बढ़ेगा और क्लास का टाइम भी थोड़ा सा कम कंज्यूम होगा। लेट्स स्टार्ट। एन इन्वेस्टर परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ अ स्टॉक फॉर NOK 34.5 पर शेयर। बोला कि सर एक इन्वेस्टर ने 100 शेयर परचेज किया, जिसका उसने पे किया 34 रुपया 50 पैसा पर शेयर। 34.5 एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के बिगनिंग में। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर द इन्वेस्टर सेल द शेयर्स फॉर 30.5 पर शेयर। बात समझो, यहाँ पे आपको 100 शेयर दिया और यहाँ पे पर शेयर का बात कर रहा है आपसे। इज इट फाइन? तो एज पर आवर क्लास नोटेशन 34.50 इज P0 या P1? 34.50 इज P0, 30.5 इज P1 per share after receiving a total dividend पेमेंट ऑफ NOK 51.55 एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। कोई मेरे को बता सकता है 51.55 जो इसको डिविडेंड मिला है वो 100 शेयर्स का है या पर शेयर का है? इट्स वेरी इजी। 51.55 टोटल डिविडेंड 100 शेयर्स का या एक शेयर का? टोटल पूरा 100 शेयर का है। बात समझो आप, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ने यूज कर दिया टोटल डिविडेंड। अगर ये बोलता है 51.55 पर शेयर तो अपने मानते हैं पर शेयर। इज इट फाइन? तो सर टोटल डिविडेंड यूज किया, मतलब पूरा का पूरा 100 शेयर पे मिला। तो सर एक शेयर पे कितना? इफ वी आर रिसीविंग 100 शेयर्स, सॉरी इफ वी आर गेटिंग 51.55 ऑन 100 शेयर, सर एक शेयर पे कितना? 51.55 डिवाइडेड बाई 100। तो एक शेयर का आ जाएगा। सर क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे जो अपने कैलकुलेशन करेंगे P0 P1 वगैरह जो दिया हुआ नंबर वो अपने को पर शेयर कर दिया है। तो सर उसको अगर अपने को कुछ कैलकुलेशन करना है डिविडेंड का तो इसको भी अपने पर शेयर कर लेते हैं डिविडेंड के अमाउंट को, या इसको अपने 100 शेयर से मल्टीप्लाई कर ले, इसको भी 100 शेयर से मल्टीप्लाई कर ले इफ यू वांट टू कैलकुलेट अलोंग विद डिविडेंड। चीज समझ में आ रहा है? तो सर अगर आपको प्राइस दिया हुआ है पर शेयर तो आपको डिविडेंड भी पर शेयर का ही लेना है। अगर आपको डिविडेंड टोटल दिया हुआ है तो एक और है कि आप प्राइस जो है वो भी 100 शेयर्स का ले लो बिगनिंग वाला एंड एंडिंग का भी ले लो। इज इट फाइन? दी होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज क्लोजेस्ट टू, सर ये होल्डिंग पीरियड यहाँ पे क्या है? क्वार्टर, 3 महीना का। इज इट फाइन? सर बोल रहा होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताइए। ये वाला सब मैं जानबूझ के कराना चाह रहा हूँ क्योंकि अपने 100 शेयर का ऐसा क्लास में नहीं किए थे, अपने पर शेयर का एग्जाम्पल लिए थे। इज इट फाइन? जिससे ये डॉक्यूमेंट हो पाए आपके लिए। दिस इज योर क्लास नंबर। कौन सा क्लास नंबर है यार अपना? ये क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। पहला, P0 कितना दिया हुआ था सब में? 34.50 दिया हुआ था। P1 दिया हुआ था 30.5 एंड D1 51.55 डिवाइडेड बाई 100। क्योंकि ये सब कुछ पर शेयर का दाम है, पर शेयर, तो डिविडेंड भी अपने को पर शेयर चाहिए। 0.5155। ठीक है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है सर पूरे क्वार्टर का। कैसे निकालेंगे? सर दो कंपोनेंट होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का। क्या क्या? एक होता है कैपिटल गेन्स या प्राइस अप्रिसिएशन, कि सर प्राइस कितना बढ़ा, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ तो लॉस होगा। दूसरा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो HPR इज P1 माइनस P0
प्लस D1 डिवाइडेड बाई P0। सर कितना कमाए डिवाइडेड बाई कितना लगाए, तो दिस विल बी 30.50 माइनस 34.50 प्लस D1.5155 डिवाइडेड बाई P0 इज हाउ मच 34.50, ऑब्वियसली इंटू 100 कर लीजिएगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। जस्ट एक एक्स्ट्रा चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ सो दैट आपको रिवाइज करने में इजी हो। ये वाला जो पार्ट है इससे मेरा क्या निकलता है, प्राइस रिटर्न। ये वाला जो पार्ट है इससे मेरा क्या निकलता है, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न। ये टर्मिनोलॉजी अपने क्लास में किए थे इसलिए भैया याद दिला रहा हूँ। इज इट फाइन? ओके। क्योंकि हो सकता है आपको सम्स में ये सारा डेटा देगा और पूछेगा सिर्फ प्राइस रिटर्न बताइए, और कोई बच्चा बैठ के पूरा कर रहा है तो गड़बड़। आप समझो कि आपको डेटा डिविडेंड का भी दिया है बट सम्स में आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ मेरे को प्राइस रिटर्न कैलकुलेट करके बताइए। और अगर कोई पूरा करेगा, मान लो डिविडेंड भी इंक्लूड कर लिया गलती से, ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा, तो यार सीएफए इंस्टीट्यूट ना ऑप्शंस ऐसे आलतू फालतू नहीं देता है, बात समझो। वो ऐसा देता है जिससे बच्चा अगर कुछ मिस्टेक करे तो वो ऑप्शंस के अंदर में आंसर दिया हुआ है, जिसे बच्चा को लगे मैंने सही किया, वो टिक करेगा आगे बढ़ेगा, बट एक्चुअली इट विल बी रॉन्ग। इज इट फाइन? तो प्लीज ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 30.5 माइनस 34.5 प्लस 0.5155 डिवाइडेड बाई 34.5 इंटू 100 कर लो, नेगेटिव 10.1%, नेगेटिव 10.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन एनालिस्ट obtains the following annual rate of return for a mutual fund। सर ये 3 साल का आपको रिटर्न दिया हुआ है, 14%, नेगेटिव 10 एंड 2%। द फंड्स होल्डिंग पीरियड रिटर्न ओवर द 3-year पीरियड इज क्लोजेस्ट टू। याद है लास्ट क्लास इसी सम से क्लोज किए थे। यार अपने को 3 साल का रिटर्न दिया हुआ है तो मेरे को 3 साल का होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताना है। तो क्या करना है सर, 14% का फैक्टर 1.14, 10% का नेगेटिव 10% का फैक्टर 0.9, 2% का फैक्टर 0.98 और मल्टीप्लाई कर दो। सर पावर में कुछ करेंगे नहीं करना है, ज्योमेट्रिक रिटर्न नहीं बोल रहा, बात समझो, गलती नहीं हो ये चीज। आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न 3 सालों का पूछ रहा है टोटल। इज इट फाइन? प्लीज करिए। 1.14 इंटू 0.9 इंटू 0.98 माइनस 1 इंटू 100, 0.548% आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। इज इट फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, an analyst observes the following annual rate of return for a hedge fund, annual rate of return 22, 25%, 11%। the hedge funds annual geometric mean। अब कोई पूछेगा सर हेज फंड क्या होता है, ये तो आपने पढ़ाया नहीं है, अभी जरूरत नहीं है अपने को, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तब ये वाला चीज आपको समझ में आ जाएगा। आप सोचो एक फंड है, ठीक है, जो पैसा मैनेज कर रहा है लोगों का, तो सर वो कितना रिटर्न कमा रहा है, बोल रहा है 22, नेगेटिव 25, 11। क्या पूछा है, दी हेज फंड्स एनुअल ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न इज क्लोजेस्ट टू। इस बार आपको क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। कैसे निकालेंगे सर, 22% का फैक्टर 1.22, 25% का फैक्टर 1 माइनस 0.25, 0.75, 11% का फैक्टर 1.11, मल्टीप्लाई कर दोगे टू दी पावर क्या 1/3। सर डिनोमीटर में क्या लेते हैं 3, जाना कहाँ पे है 1 पे, याद है ना, पावर में डिनोमीटर में सर कहाँ पे है 3 पीरियड, जाना कहाँ पे 1 पीरियड। प्लीज करिए 1.22 इंटू 0.75 इंटू 1.11, वाई बाई एक्स 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू 100, दिस इज कमिंग 0.518। ऑप्शन नंबर ए क्लोजेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए क्लोजेस्ट है। इज इट फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन एनालिस्ट ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड बाय द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। तो ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो पैसा मैनेज कर रहा है आपका, उसने ये 5 साल में रिटर्न दिया है। द ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज क्लोजेस्ट टू। वापस से ज्योमेट्रिक मीन, चलिए करते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा भैया। 1.195 इंटू 1.9 का फैक्टर 1 माइनस 0.019, 0.981 इंटू 1.197 इंटू 1, सॉरी मेरे को वापस से करना होगा, मैं डेटा इरेज हो गया, हाँ, इंटू 1.195 ये कर लिए, इंटू 1.197 इंटू
1.35 into 1.057 to the power 1 divided by 5 bracket close minus 1 into 100. 14.896%, 14.9%. Option number A is correct. Option number A is correct. 14.9. Next. Question number 5. When analyzing investment return, जब आप investment return analyze करते हो, कौन सा statement correct है? Which of the following statements is correct? The geometric mean will exceed the arithmetic mean for a series with non-zero variance. Non-zero variance का मतलब क्या हुआ कि सर रिटर्न्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा. 10%, 15%, 18%. रिटर्न्स के बीच में डिफरेंस है. तो ये क्या हुआ? नॉन जीरो. सर जीरो वेरिएंस क्या होता? 10%, 10%, 10%, कोई डिफरेंस नहीं है. तो आपको याद होगा क्लास में आपने किए, आई थिंक क्लास नंबर 2 के अंदर में, कि सर जब रिटर्न सेम रहते हैं 10, 10, 10, देन AM इज इक्वल टू GM. अगर रिटर्न के बीच में वेरिएंस है तो सर अरिथमेटिक मीन ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक मीन. इज इट फाइन? अरिथमेटिक मीन कैन बी ग्रेटर देन और इट कैन बी इक्वल टू कंपेयर टू द ज्योमेट्रिक मीन. सर डिपेंड करता है कि सर जो रिटर्न्स है वो सेम है या अलग अलग है. एंड ऑब्वियसली रिटर्न वेरिएबिलिटी जैसे बढ़ेगा उसके हिसाब से जो आपका AM और GM का डिफरेंस है वो भी बढ़ जाता है. याद है ना क्लास नंबर 2 में एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू ये सब सारा चीज समझे थे. तो ज्योमेट्रिक मीन विल एक्सीड द अरिथमेटिक मीन, बिल्कुल रॉन्ग है. ज्योमेट्रिक मीन तो बढ़ ही नहीं सकता, क्या तो बराबर होगा या कम होगा, एक्सीड नहीं होगा. ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग. ये जो लाइन है ना विथ नॉन जीरो वेरिएंस, पढ़ने का जरूरत ही नहीं है. सर ज्योमेट्रिक मीन कैनॉट एक्सीड द अरिथमेटिक मीन. ऑप्शन नंबर बी, द ज्योमेट्रिक मीन मेजर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंडेड रेट ऑफ ग्रोथ ओवर मल्टीपल पीरियड. बताइए. बोला सर ज्योमेट्रिक मीन मेजर करता है इन्वेस्टमेंट का कंपाउंडेड रेट ऑफ ग्रोथ ओवर मल्टीपल पीरियड. हाँ करता है ना, यहाँ पे कर रहे थे ना. 1.195 इंटू जो भी आ रहा था ये नंबर 1 माइनस करके इंटू 1.197 इंटू 1.35 इंटू 1.057. क्या कर रहे हो आप? कंपाउंड ही तो कर रहे हो. इन्वेस्टमेंट कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ ओवर मल्टीपल पीरियड्स. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी, द अरिथमेटिक मीन मेजर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स टर्मिनल वैल्यू ओवर मल्टीपल पीरियड. रॉन्ग. सर अरिथमेटिक मीन तो एवरेज करता है, सिंपल. वो टर्मिनल वैल्यू थोड़ी बताता है. सर टर्मिनल वैल्यू तो कौन बताएगा? ज्योमेट्रिक मीन. याद है? दिखा रहा हूं एक बार सम. जा रहे हैं अपने पुराने दिन, क्लास नंबर 2. एक सेकेंड रुकना, मैं आपको बोर्ड प्रेजेंट करूंगा. क्लास 2 में किए थे, क्लास 3 में किए थे? 3 में किया हुआ है. दिखा देता हूँ. जो सम पे अपने अच्छा खासा टाइम दिए थे वो दिखा देता हूँ. ये रहा, ये सम किए थे इफ यू रिमेंबर. और 100 से एक ऐसा रिटर्न मल्टीप्लाई कर रहे थे जो कि 151.8 पे जा रहा था. सर टर्मिनल वैल्यू का मतलब एंडिंग वैल्यू, लास्ट का. तो सर लास्ट क्या था? 151.8. दिस इज माई टर्मिनल वैल्यू. तो अगर आपको याद होगा क्लास में अपने 100 इंटू 1.1497, हाँ ये देखो किया हुआ भी है, से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे तो पहुंच गए थे टर्मिनल वैल्यू पे. वेयर एज अरिथमेटिक मीन से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो टर्मिनल वैल्यू मैच हो रहा था. रॉन्ग. इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? इतना बारीकी से लिखा है चीज को. अरिथमेटिक मीन मेजर्स एन इन्वेस्टमेंट टर्मिनल वैल्यू ओवर मल्टीपल पीरियड. रॉन्ग. समझ में आ रहा है भैया? वो सम्स के थ्रू ये सब सारा चीज को अपने समझ लिए थे वहीं पे, इसलिए आपको बोला था QM के अंदर में कि यू विल एक्सपेक्ट 60-70% थ्योरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये रहा ना थ्योरी का बेस्ट एग्जांपल. और इसको आप समझोगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ नंबर जो अपने क्लास में एग्जांपल किए. कंफर्टेबल? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट. अ फंड हैड द फॉलोइंग रिटर्न्स ओवर द पास्ट 10 ईयर्स. सर एक फंड का 10 साल का रिटर्न दिया हुआ है आपको, पास्ट 10 ईयर्स का. The difference between the arithmetic mean and geometric mean returns over the 10 years is closest to which of the following. बोला सर arithmetic mean and geometric mean 10 साल का कैलकुलेट कर लीजिए एंड बताइए डिफरेंस कितना है. सर arithmetic mean तो geometric mean से ज्यादा होना ही है. क्यों होना है? क्योंकि सर यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, तो इट विल बी हायर. यहाँ पे बोला दी अरिथमेटिक रिटर्न इज 3 बेसिस पॉइंट हायर. दी रिटर्न्स आर सेम, दी ज्योमेट्रिक मीन इज 3 बेसिस पॉइंट हायर. कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अपने ऑप्शंस रीड कर रहे हैं. अगर यहाँ पे बोलता है अरिथमेटिक मीन 3 बेसिस हाई है, दूसरा बोलता है अरिथमेटिक मीन 6 बेसिस पॉइंट हायर है ज्योमेट्रिक मीन, तब तो कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि भैया अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कितना बड़ा है. बट यहाँ पे ऑप्शन एक ही दिया है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से इतना बड़ा होगा, और बाकी बोला रिटर्न सेम है, और यहाँ पे बोला ज्योमेट्रिक मीन हायर है. ऑप्शन नंबर सी गया. ज्योमेट्रिक मीन तो हायर हो ही नहीं सकता. और यहाँ पे रिटर्न सेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पे जो
रिटर्न्स दिया हुआ है वो हर साल का सेम है नहीं, हेंस वी विल हैव नॉन जीरो वेरिएंस, जो अपनी टर्म यूज किए नॉन जीरो वेरिएंस, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चीज समझ में आ रहा है कि भैया हर समय कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचोगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंफर्टेबल? बाकी अगर कोई को कैलकुलेट करना है, एएम कैलकुलेट कर लो, जीएम कैलकुलेट कर लो, डिफरेंस निकाल लो, ऑप्शन नंबर ए से टैली कर जाएगा। सर ये बेसिस पॉइंट क्या हुआ? बेसिस पॉइंट ऑब्वियसली बेसिस पॉइंट अभी पढ़े नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, जब जहां पे जरूरत होगा मैं आपको बता दूंगा। इज इट फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ अ स्टॉक एट टुडे टी इज इक्वल टू 0, आज के दिन सर 208.25 है, एंड एक साल के बाद 186.75 है, गिर गया। आज समझो प्राइस गिर गया तो सर नेगेटिव रिटर्न। द कॉन्टिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द स्टॉक इज क्लोजेस्ट टू, तो सर कॉन्टिन्यूअसली कंपाउंडेड रिटर्न निकालिए, बहुत ईजी है सर। एफ वी, दिस इज माई पीवी, दिस इज एफ वी, दिस इज पीवी, तो अपने को क्या करना है? एफ वी बाई पीवी, और उसका क्या लेना है? लॉग। तो करो 186.75 डिवाइडेड बाई 208.25 इज इक्वल टू एल एन, प्रेस कर दो सिर्फ एल एन, 200, 10.896, 10.9%, 10.89, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कंफर्टेबल? कोई बाई चांस ऑप्शन नंबर सी देखेगा तो उसको लगे हाँ ठीक है, तो नहीं भैया नेगेटिव है, इज इट फाइन? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सिग्निफाई? बोला सा ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में क्या उसका मतलब होता है, क्या बताता है वो? इट इज द सिंपल एवरेज ऑफ ऑल होल्डिंग पीरियड रिटर्न। रॉन्ग सर, सिंपल एवरेज क्या है? अरिथमेटिक मीन। होल्डिंग पीरियड रिटर्न 1 साल 2 साल 3 साल ऐड करते डिवाइड बाई 3, दैट इज योर अरिथमेटिक मीन, दैट इज नॉट ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट, the average rate at which the assets value grows over time accounting for the compounding of returns. Yes, geometric mean considers compounding of return. Yes, is it the average? Yes. याद है अभी जो सम अपने दिखाया था आपको, जो क्लास नंबर 3 में किए थे, आई थिंक 14.97 आ रहा था, वही तो ले रहे थे सर। 1.1497, 1.497, 1.1497, 3 साल में सर ऑन एन एवरेज ये हुआ, तो सर मेरा स्टॉक का प्राइस 151 के आसपास आ जाएगा। बाई चांस कोई स्टूडेंट नहीं समझा, वापस से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भैया। ये सर एवरेज रेट है, ठीक है? ये रहा, दिस इज योर एवरेज रेट, दिस इज योर एवरेज रेट, दिस इज योर एवरेज रेट, जो कि कंपाउंड होके होता है। तो दिस इज द एवरेज रेट at which the assets value grows over time accounting for the compounding of returns. Option number B is correct. Option number C, the returns earned by a manager after the deducting of trading expenses and commission. ये तो ग्रॉस रिटर्न नेट रिटर्न पे चला गया, ग्रॉस रिटर्न नेट रिटर्न पे चला गया। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पर्पस लॉगरिथमिक रिटर्न्स continuously compounded return equals to the sum of periodic geometric returns over the investment period. बोला कि सर इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पीरियोडिक ज्योमेट्रिक रिटर्न्स ओवर द इन्वेस्टमेंट पीरियड। कि सर मान लो पीरियड 1 पीरियड 2 दोनों पीरियड का ज्योमेट्रिक रिटर्न निकालिए और दोनों को ऐड कर दिए, गड़बड़। अरे दोनों लॉगरिथमिक रिटर्न दो पीरियड का क्या करते हैं अपने? कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडेड रिटर्न एक पीरियड, फिर कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडेड रिटर्न सेकंड पीरियड, फिर ऐड करते हैं ना टू गेट दी व्हाट? लॉगरिथमिक रिटर्न। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, एडजस्ट द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर फॉर इन्फ्लेशन ओवर मल्टीपल पीरियड। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं अपनी इन्फ्लेशन थोड़ी एडजस्ट किया वहां पे टू फाइंड आउट द लॉग रिटर्न। रिक्वायर टेकिंग द नेचुरल लॉग ऑफ द रेशियो ऑफ द फाइनल वैल्यू टू द इनिशियल वैल्यू। यस, लॉगरिथमिक रिटर्न कैसे निकालते हैं सर? एफ वी बाई पी वी, और उसका क्या? लॉग। रेशियो ऑफ एफ वी बाई पी वी, और उसका क्या? लॉग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ मेजर लिमिटेशन of annualizing return for investment is the implicit assumption that periodic returns are constant. Oh, capital distributions are not reinvested, AM and GM are identical. बोल रहा है कि सर जो अपने एनुअलाइजिंग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं ना पूरे साल का उसके अंदर में क्या मानते हैं? लाइक व्हाट इज द अजम्पशन एंड दैट इज अ लिमिटेशन। उसमें सर अपने ये मानते हैं जो पीरियोडिक रिटर्न है ना वो कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब क्या हुआ? दिखा रहा हूं, सम किए थे लास्ट क्लास के अंदर में। आई थिंक इट वाज एग्जांपल नंबर 2, ये रहा। यहाँ पे क्या लिए थे अपने कि सर ये 1% ना 12 महीना का है, तो 12 मंथ्स का, तो सर 1 मंथ का कितना? 0.01 डिवाइडेड बाई 12 कुछ परसेंटेज आ जाएगा,
और बोल रहा है कि सर यही तो रिटर्न अपने हर साल कमाएंगे टू दी पावर 12। बात समझो वापस से। सर अपने बोल रहा है 1% 1 मंथ का, मान लो 1% 1 महीना का दिया है, बोला सर 12 महीना का कितना, 1.01 टू द पावर 12। तो क्या मान रहा है कि सर अपने 1% 1% 1% करके हर साल कमा रहे। अरे जरूरी है कि 1% ही कमाओगे आप, कभी 1 कमाओगे, कभी 1.5 कमाओगे, कभी 2, कभी 0.5, कभी लॉस भी होगा। बट ये मान क्या रहा है कि सर दिस इज द कांस्टेंट रेट दैट वी विल अर्न, दैट्स अ लिमिटेशन। इज इट फाइन? तो सर एनुअलाइज रिटर्न के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सर ये मानता है कि जो पीरियोडिक रिटर्न है विच इज से 1%, पीरियोडिक मतलब सर एक पीरियड का, जो अपने एग्जाम्पल में 1 मंथ है, ठीक है, वो हर मंथ हर पीरियड वही रहने वाला। नो, इट कैन फ्लक्चुएट, वो चेंज तो हो गई। द पीरियोडिक रिटर्न्स आर कांस्टेंट, दैट्स द प्रॉब्लम। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉट री इन्वेस्टेड। नो, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशंस आर री इन्वेस्टेड। सर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ कि सर अगर मेरे को स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है तो मैं घर नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं री इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, वापस से कंपनी को दे रहा हूँ कि भैया आप पैसा लगाओ। अरे तभी तो अपने कंपाउंडिंग कर रहे थे कि सर एक बन गया 1.01, फिर कुछ डिविडेंड आया, फिर री इन्वेस्ट कर दिए, तो सर 2% रिटर्न इंटू 1.02 इंटू 1.03, इट मीन्स वी आर नॉट विदड्रॉइंग। अपने को कंपनी दे रहा है तो अपने ले नहीं रहे, अपने बोला कंपनी आप ही रखो और आप ही इसको री इन्वेस्ट करते जाओ। तो एम एंड जीएम आर आइडेंटिकल, नहीं ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एनुअलाइज रिटर्न का प्रॉब्लम लिमिटेशन क्या है कि सर ये मानता है पीरियोडिक रिटर्न्स आर एक्चुअली व्हाट, कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्स एंड टी और एक्सपेक्टेड। याद है एक्स एंड टी, एक्सपोस्ट, एक्सपोस्ट मतलब एक्चुअल रियलाइज हो गया, एक्स एंड टी मतलब जो फोरकास्ट किए थे। Which statement accurately reflects the distinction between the ex ante or expected return and exposed or actual or realized return in investment decision? कौन सा स्टेटमेंट डिफरेंस बताता है? सर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर फोरकास्ट्स मेड बिफोर द रिटर्न्स आर रियलाइज्ड। यस, एक्सपेक्टेड सर रिटर्न आने के पहले बता रहा क्या हो सकता है, वेल एक्चुअल रिटर्न्स आर द रियलाइज्ड रिटर्न्स अर्नड बाय द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड। एकदम सही है, एक्चुअल रिटर्न तो वही है कि सर जो एक्चुअली अर्न किए। सही, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी, expected return influence actual returns directly, ensuring that the future investment returns are known। क्या बक रहा है, बोल रहा है कि सर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट रिटर्न पता है। नहीं बोल सकते कि सर नेक्स्ट ईयर अपने 4% ही कमाएंगे, कैसे बोल सकते हैं, इट कैन फ्लक्चुएट। बोल रहा एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्फ्लुएंस एक्चुअल रिटर्न्स डायरेक्टली। बोला सर एक्चुअल रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है, हाँ भाई करता तो है, जो अपने एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है एक्चुअल अलग होगा, बट क्या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर नोन, इंश्योरिंग दैट द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर नोन। नहीं नहीं नहीं, फिर इम्पैक्ट नहीं करता है। नो, इट डज नॉट इन्फ्लुएंस, एक्सपेक्टेड रिटर्न डज नॉट इन्फ्लुएंस। आई थिंक मैंने बोला था इट इन्फ्लुएंस, नो इट विल नॉट इन्फ्लुएंस। सर सोचे थे 3 हो गया 1%, क्योंकि सर इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड मार्केट एनालिसिस प्रेडिक्ट रियलाइज रिटर्न विद सर्टेनिटी। एकदम रॉन्ग। बोला सर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो फोरकास्ट करते हैं वो अपने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कर सकते हैं। एकदम सही बात है सर, पिछला साल का डेटा देखेंगे तो आगे का फोरकास्ट कर पाएंगे। जैसे बोलते हैं ना सर क्लास 10 11 का मार्क्स देकर बता पाएंगे यार बच्चा 12 में कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये सही बोल रहा है, प्रेडिक्ट रियलाइज रिटर्न विद सर्टेनिटी। ये बोल रहा है कि सर्टेनिटी कंफर्म बता पाएंगे कि नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में कितना अर्न होगा। नो, इट विल चेंज ना। अरे एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड तो अलग हो गई, बिकॉज सर जो एक्सपेक्टेड है वो इकोनॉमिक कंडीशन से वेरी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस रिटर्न एंड नेट रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सर ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न में क्या डिफरेंस है? अगर आपको याद होगा, टोटल रिटर्न से ग्रॉस रिटर्न निकालते हैं, सर क्या माइनस करते हैं? कमीशन, ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और ग्रॉस रिटर्न से सर मैनेजमेंट फीस, परफॉर्मेंस फीस एंड एडमिन फीस टू कैलकुलेट नेट रिटर्न। बोला सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रॉस रिटर्न इंक्लूड मैनेजमेंट फीस वाइल रिटर्न डज नॉट। रॉन्ग। बोला सर ग्रॉस रिटर्न में मैनेजमेंट फीस इंक्लूड होता है वाइल नेट रिटर्न के अंदर में नहीं होता है। ग्रॉस रिटर्न इंक्लूड्स मैनेजमेंट फीस। यस इट इंक्लूड्स, मैनेजमेंट फीस तो इंक्लूड रहता है ना, फिर तो नेट रिटर्न से माइनस करते हैं। हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या पूछा, डिफरेंस पूछ रहा है ना, सही लग रहा है। सर ग्रॉस रिटर्न इंक्लूड्स मैनेजमेंट फीस। यस इट इंक्लूड्स, मैनेजमेंट फीस तो इंक्लूड रहता है, और फिर ग्रॉस रिटर्न से मैनेजमेंट फीस हटाते हैं टू कैलकुलेट नेट रिटर्न। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, नेट रिटर्न अकाउंट्स फॉर मैनेजमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर मिसलेनियस फीस। ये भी सही है, बट ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस और नेट को डिफरेंस कंपेयर नहीं कर रहा, बात समझो। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ग्रॉस और नेट रिटर्न, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ नेट रिटर्न के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस रिटर्न एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन वेयर एज नेट रिटर्न डज नॉट। नो,
दोनों के अंदर में इन्फ्लेशन एडजस्ट रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बट आई थिंक ये लोग ऑप्शन नंबर बी दिया मेरे ख्याल से। एक बार मैं देख लेता हूँ, नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है। हाँ देखो, दी करेक्ट रेस्पॉन्स इज ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से गलत है ये। क्या तो ऑप्शन नंबर ए में ये लोग को बोलना चाहिए था ग्रॉस रिटर्न एक्सक्लूड्स मैनेजमेंट फीस, present the return on an investment before deducting any fees expense, it is performance without factoring the cost of achieving। ये तो ठीक है, अलग कहानी, एक्सप्लेनेशन कुछ और दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये लोग को बोलना चाहिए था कि ग्रॉस रिटर्न इंक्लूड्स मैनेजमेंट फीस वाइल नेट रिटर्न डज नॉट। ऑप्शन नंबर ए भी तो सही है कि सर ग्रॉस रिटर्न में तो मैनेजमेंट फीस इंक्लूड ही रहता है, नेट रिटर्न में नहीं रहता है। सही है ऑप्शन नंबर ए। आई एम नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस, मतलब ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, बट ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न को कंपेयर कर रहा है। इज इट फाइन? सर कैसे पता करें क्या सही है कि नहीं? देखो सीएफए इंस्टीट्यूट ना इरेटा रिलीज करता है। इरेटा मतलब चेंजेस। सर अगर मान लो इंस्टीट्यूट बोल रहा नहीं यार मेरे से गलती हुआ है, तो हर महीना ना इंस्टीट्यूट इरेटा निकालता है सीएफए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। तो जब इरेटा निकलेगा तो वहां पे आप ये चेक कर सकते हो कि यार इंस्टीट्यूट इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही बोल रहा है या ऑप्शन नंबर बी? ये लोग के करिकुलम में बी लिखा है, बट ऑप्शन नंबर ए भी सही है। क्या तो वो लोग को एक्सप्लेन करना चाहिए कि भैया ग्रॉस रिटर्न जो है ये इंक्लूड वर्ड का मतलब क्या हुआ फिर? इज इट फाइन? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप इसको प्लीज मार्क कर लो एक बार, ये इरेटा में चेक करना है, इरेटा में चेक करना है, प्लीज मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following best describes a risk free rate in the context of a required rate of return? पूरा कि सर रिस्क फ्री रेट बताइए इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इट इज द एडिशनल रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर बियरिंग एक्स्ट्रा रिस्क। रॉन्ग, रिस्क फ्री रेट में थोड़ी कोई एक्स्ट्रा रिस्क है। इट इज द रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी डिफॉल्ट, यस, और री इन्वेस्टमेंट रिस्क, यस, टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाई शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। एकदम परफेक्ट है। क्लास का नोट्स चेक करो, वहां पे लिखा है कि भैया रिस्क फ्री रेट में अपने मानते हैं कोई भी डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, कोई भी री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई व्हाट? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। उसका लॉजिक भी बताया था। शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि सर री इन्वेस्टमेंट रिस्क जीरो करना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, इट इज द मिनिमम रिटर्न एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स टू कॉम्पनसेट फॉर डिलेड कंजम्पशन। वो तो वो हो गया ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो गया वो तो, दैट इज नॉट रिस्क फ्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट ड्राइव्स द रिस्क प्रीमियम इन इन्वेस्टमेंट्स? बोला सर रिस्क प्रीमियम चाहिए क्यों? दी सर्टेनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटकम्स। गड़बड़। अरे अगर इन्वेस्टमेंट आउटकम मतलब इन्वेस्टमेंट आउटकम मतलब क्या हो गया? रिटर्न। सर अगर रिटर्न कंफर्म होता ही तो क्या अपने को रिस्क प्रीमियम चाहिए होता? नहीं। सर रिस्क प्रीमियम तो चाहिए जब इन्वेस्टमेंट क्या अनसर्टेन है, पता नहीं कितना आएगा। What drives the risk premium in investment? The difference between the expected and actual return. Yes, it drives. सर एक्सपेक्ट किए थे 10%, मिला 8%, दैट्स अ रिस्क। तो बोला सर रिस्क प्रीमियम चाहिए क्यों? क्योंकि सर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न के अंदर में डिफरेंस हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, द कंसेंसस फाइनेंशियल इंडिकेटर एक्सपेक्टेशंस। नहीं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स तो वो सब हो गएगा, इन्फ्लेशन, जीडीपी एंड ऑल। यहाँ पे बोला व्हाट ड्राइव्स द रिस्क प्रीमियम? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल रिटर्न दैट ड्राइव्स द रिस्क प्रीमियम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न व्हिच स्टेटमेंट इज एक्यूरेट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द ज्योमेट्रिक मीन इज हायर देन अरिथमेटिक मीन। गया, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। व्हेन देयर इज अ वेरिएबिलिटी इन द रिटर्न, वेरिएबिलिटी इन द रिटर्न मतलब 10, 12, 13, 14, 0। अगर वैसा होगा तब तो सर एम विल बी ग्रेटर देन जीएम, राइट? ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, द जीएम कैलकुलेट्स द कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेवरल पीरियड। यस, एम कैलकुलेट्स द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मल्टीपल। रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम है, एकदम सेम है, डिट्टो। वहाँ टर्मिनल वैल्यू बोला, यहाँ पे फाइनल वैल्यू बोला। इज इट फाइन? नेक्स्ट, 15 क्वेश्चन हो गया। मजा आ रहा है? सब कुछ रिकैप हो रहा है क्लास में जो जो बात की है। और देखो पढ़ने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आपका यही तरीका होना चाहिए। आपको एक ऑप्शन देख के खुश नहीं होना है, आपको ये देखना ऑप्शन नंबर बी से अगर रॉन्ग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा चीज? क्योंकि आपका अदर टॉपिक भी उससे वो हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, याद आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अपनी ज्योमेट्रिक मीन का बात कर रहे हैं तो क्या सर अरिथमेटिक मीन को नहीं सोचना है? बिल्कुल सोचना है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए में जब आप सोचो अरिथमेटिक मीन, अरे अरिथमेटिक मीन तो थोड़ी मल्टीपल पीरियड का फाइनल वैल्यू बताता है, राइट? ज्योमेट्रिक मीन बताएगा वो तो, ये तो गलत वैल्यू बताएगा। नेक्स्ट, तो टाइम दो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग में। Solar Tech Innovations shares showed the following total returns: negative 10%, 15%, 20. Over the 3-year period, Solar Tech shares had a geometric annual return. Please खुद से कैलकुलेट करिए अब।
मैं डायरेक्टली आंसर बोलूंगा, आपको खुद से कैलकुलेट करना है यार, बहुत सारा सम कर लिए ज्योमेट्रिक एनुअल रिटर्न का, प्लीज करिए। इट्स कमिंग 749%, 7.49, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमने किया 0.9 इंटू 1.14 इंटू 1.2 टू द पावर 1/3 -1 इंटू 100। नेक्स्ट, a stock experiences a continuously compounded return of 10% for the first half of a year and 40% of the second half for the second half if continuously compounded return for the full year is closest to। अच्छा, बोला सर फर्स्ट हाफ में 10% और नेक्स्ट हाफ में 40%, फुल ईयर का बता 50। लॉजिक याद होगा, क्लास में भी कर लिया। 50, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक बार एक काम करो तो, एक चीज करो तो, 1.1 इंटू 1.4 प्लीज करिए, एक बार करिए मेरे बोलने से। 1.1 इंटू 1.4 टू द पावर हाफ। 24 नहीं, 1.1 इंटू 1.4। हाँ, ये पूरे साल का 54, 1.54 आ रहा है, -1 इंटू 100, -1 इंटू 100, 54% आ रहा है। कोई बच्चा गलती से इसको कंपाउंडिंग किया 1.1, सर 6 महीना का, उसके 6 महीना का 1.4, तो आएगा आपका 54, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दोगे। नहीं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न का बात कर रहा है, तो सिर्फ आपको ऐड करना है। चीज समझ में आ रहा है कि कैसे आपको ऑप्शंस में ये लोग प्ले कर रहा है। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टर परचेजेस 1000 शेयर्स एट यूएसडी 100 पर शेयर। सर $100 देके मैंने 1000 शेयर परचेज किया, $100 पर शेयर का। आफ्टर शी रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 3 पर शेयर 1 ईयर लेटर, 1 साल के बाद सर $3 मिला। शी सेल्स दी शेयर एट 120। हर टैक्स रेट इज 25% ऑन कैपिटल गेन एंड 15% ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। हर आफ्टर टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर क्लोजेस्ट। प्लीज फाइंड आउट। ऐसा सम किए थे अपने कि सर सबसे पहले एक काम करते हैं, कैपिटल गेन मेरे को कितना होगा सर, 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, 20%। सर 100 लगाए थे, 120 बन गया, 20%। सर 20% में कितना टैक्स पे करेंगे, 25, तो बचा कितना, 20 इंटू 0.75, 20 इंटू 0.75, 20 इंटू 0.75 इक्वल टू करिए 15 आ रहा है, 15, 15 STO 1। सर कैसे पता लगेगा STO, 4 का आपको दिख रहा है बटन, 4 नंबर बटन नीचे 4, उसके बगल में STO है, STO उसको प्रेस करिए और प्रेस करिए 1, STO 1। इससे हुआ क्या, जो 15 आया ना आपके कैलकुलेटर पे वो सेव हो गया। नेक्स्ट, सर डिविडेंड कितना है, 3, 3 ऑन 100, सर 3 मिला डिवाइडेड बाई 100, D1/P0 कितना होगा 3%, बट उस पर टैक्स कितना देना है 15%, तो बचा कितना 3 इंटू 0.85, प्लीज करिए, 3 इंटू 0.85 इक्वल टू 2.55 आ रहा है, प्लस 15 जो अपना आया हुआ है, प्लस RCL 1, सर RCL का 1 के लेफ्ट में, प्लस RCL 1 इक्वल टू 17.55, 17.55 किए क्या पता है, कैपिटल गेन्स अलग से निकाले 20 इंटू 0.75 किए, STO 1 में सेव कर दिया क्योंकि सर वो मेरे को ऐड करना बाद में, फिर किए 3% इंटू 0.85 पोस्ट टैक्स, क्योंकि आपको आफ्टर टैक्स निकालना है, 3 इंटू 0.85 जो आया, प्लस RCL 1 किए ताकि सर दोनों नंबर ऐड हो गया, तो कितना आ रहा है 17.55, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन द रिस्क प्रीमियम गारंटीज दैट एक्चुअल रिटर्न मीट एक्सपेक्टेड रिटर्न मीट एक्चुअल रिटर्न। बोला सर रिस्क प्रीमियम ना गारंटी देता है कि भैया एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो एक्चुअल रिटर्न के बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्क प्रीमियम मिल भी रहा है, उसके बदौलत भी जरूरी नहीं है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न। रिस्क प्रीमियम compensates investors for uncertainty associated with return. Yes, there is a uncertainty, पता नहीं कि सर उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, that is why I need risk premium. Yes, option number B correct. Risk premium ensures that risk free rate delivers consistent returns over time. रिस्क फ्री का बात कर, यहाँ पे रिस्क फ्री का बात कर रहा है, यहाँ पे रिस्क प्रीमियम का बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स इवेल्युएटिंग द रिटर्न्स ऑफ 3 रिसेंटली फॉर्म्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, नहीं किए अपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है, क्लास में नहीं करवाया अभी तक, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है। गैदर्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज फॉलोज, मान लो अब इसको एक तरीके से कि सर 3 स्टॉक है एंड उसका यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है कि सर 146 डेज से आप होल्ड करके रखे हो, एक को 5 वीक्स के और दूसरे को 15 मंथ से।
रिटर्न सिंस इंसेप्शन। सर 146 डेज में आपका रिटर्न कितना? 4.6, 5 वीक्स में 1.1, 15 मंथ्स में 14.35। Assume that a year has 365 days और 52 वीक्स और 12 मंथ्स। सर अगर डेज में लेना है तो 365 मानिए, वीक्स में लेना पूरे साल में 52 मानिए, और मंथ्स में लेना तो 12 मंथ्स मानिए। द ईटीएफ विद द हाईएस्ट एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न इज। तो सर एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करके बताइए किसका सबसे ज्यादा होगा। एंड प्लीज ये ध्यान रखिएगा 4.61 इज नॉट एनुअल, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है लोग? रिटर्न सिंस इंसेप्शन। इसका मतलब सर 4.61 का कोई फैक्टर बनाएंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, नॉट फैक्टर। डिवाइड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, गलती नहीं हो। सर आप तो क्लास के अंदर में डिवाइड करवाते थे, डिवाइड इसीलिए कराते थे क्योंकि अपने लेते थे रिटर्न वहां पे पर एनम के बेसिस में। यहाँ पे आपको रिटर्न 146 का दे दिया है ऑलरेडी, मतलब ये ऑलरेडी आपको डिवाइड करके दे दिया है। आपको क्या करना है? 1.0461 टू दी पावर, सर एनुअल निकालना है। डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं? 146, न्यूमरेटर में 365 डेज। इज इट फाइन? प्लीज करिए एक बार, इसका पिक्चर क्लिक करिए आप, सो दैट मैं जब नोटबुक पे जाऊंगा तो मैं डायरेक्टली आपको वहां पे लिखवा के बताऊं। एक बार लिख लो, या तो कॉपी कर लो या पिक्चर ले लो प्लीज फटाफट से। पिक्चर ले लो सम का, या नोट कर लो इसको, नोट एज इन खाली ये नंबर्स, दैट्स इट। ओके चलिए। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। तो है आपका ये ETF 1, 2, 3। एनुअल रिटर्न निकालना है। तो पहला क्या आपका 146 डेज के लिए 1.0461, ठीक है, 146 न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में मतलब आप पावर में करोगे 146, जो कि इसका है, जाना कहाँ पे? 365 -1 इंटू 100। 11.93%। नेक्स्ट 1.011, 5 वीक्स, जाना कहाँ पे? 52 वीक्स में। 12.05%। नेक्स्ट 14.35, 15 मंथ्स का, जाना कहाँ पे? 12 मंथ्स में। 1.1435 टू द पावर 11.32%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एनुअलाइज रिटर्न्स आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल पीरियोडिक रिटर्न्स विद इन अ ईयर। तो सर सारा का सारा पीरियोडिक रिटर्न्स को ऐड कर दीजिए, वो तो कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न करते हैं, एनुअलाइज में थोड़ी करते हैं। डिवाइडिंग द पीरियोडिक रिटर्न बाय द नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर। तो सर डिवाइड करेंगे पीरियोडिक रिटर्न को बाय द नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर। सर फैक्टर भी तो बनाएंगे, मतलब पावर भी तो करेंगे फुल रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। तो सर अगर मान लो आपको से दिया हुआ है 4%, आप क्वार्टर में करते हो, तो आप क्या करते हो? 4% डिवाइडेड बाई 4%, पूरे साल का है, डिवाइडेड बाई, सर एक पीरियड यहाँ पे कितना है? 3 मंथ्स का, राइट? तो आपका 4 पीरियड्स हो जाएगा, तो 4% डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर 4 एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करने। रेजिंग द सम ऑफ 1 प्लस ज्योमेट्रिक एवरेज पीरियोडिक रिटर्न टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर देन सब्ट्रैक्टिंग नंबर 1। लास्ट सम क्लास में यही किए थे, लास्ट क्लास के अंदर में। सर एनुअल रिटर्न करने के लिए अपने ज्योमेट्रिक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किए थे पीरियोडिक, आई थिंक 3 या 4 साल का था वो सम, जैन फेब मार्च वाला। लास्ट एग्जाम्पल देखो वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद पावर में जो भी नंबर ऑफ पीरियड्स है वो किए, -1 किए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एन एनालिस्ट ऑब्जर्व्स द हिस्टोरिक ज्योमेट्रिक एवरेज रिटर्न शोन एज बिलो। सर पुराना ज्योमेट्रिक एवरेज रिटर्न आपको दिया हुआ है, एसेट क्लास इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स।
ज्योमेट्रिक एवरेज रिटर्न्स कैलकुलेट किया हुआ है 8, 6.5, 2.5। एवरेज इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है 2.1। एक सेकेंड, ये ट्रेजरी बिल का जो रिटर्न है आपको क्या लगता है, रियल है या नॉमिनल है? ये थे फर्स्ट क्लास के अंदर में, नॉमिनल है ये। अगर रियल होगा तो लिखा हुआ रहेगा। आपको याद है investing.com से भी दिखाया था कि भैया आपको रियल कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको इन्फ्लेशन का डेटा दिया हुआ रहेगा और आपको ट्रेजरी रेट जो दिया हुआ है, अंटिल अनलेस रियल बोला नहीं है तो दिस विल बी नॉमिनल। The average inflation rate was 2.1% during that time. The real rate of return for equities, equity के लिए निकालना है real rate of return। कैसे निकाले सर? 1.08 डिवाइडेड बाई 1.021 माइनस 1 इंटू 100। क्योंकि सर 8 के अंदर में तो 2.1 मिला हुआ है ना, रियल निकालना है, रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको करना है 1.08 डिवाइडेड बाई 1.021, इन्फ्लेशन हटाना है, माइनस 1 इंटू 100। This is coming 5.78, 778, 5.78। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। एक बार करो 8 माइनस 2.1, 5.9 मैच करो, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। देखो 8 माइनस 2.1, याद है क्लास में दो तरीके से करवाया था, एक माइनस करके अप्रॉक्स और एक एक्यूरेट, तो दोनों दिया है। अब तुम देख कितना खतरनाक सम हो रहा है तुम्हारे लिए। एग्जाम में तुम करेगा 8 माइनस 2.1, ओ 5.9 टिक किया, आगे बढ़ गया, लगा अरे मेरा तो मैच कर गया, एकदम रॉन्ग। आपको करना है 1.08 डिवाइडेड बाई 1.021 माइनस 1 इंटू 100, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट, एन एनालिस्ट ऑब्जर्व द हिस्टोरिकल, आई थिंक सेम डेटा है, हाँ डेटा सेम है। क्वेश्चन देखते हैं, द रियल रेट ऑफ रिटर्न फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड। सर रियल रेट ऑफ रिटर्न फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होगा बताइए? रियल रेट ऑफ रिटर्न 1.065 डिवाइडेड बाई 1.021, 4.4%। एक ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। एक बार करो 6.5 माइनस 2.1, 4.4, 4.4। अपने क्या किए 1.065 डिवाइडेड बाई 1.0 1.065 डिवाइडेड बाई 1.021 माइनस 1 इंटू 100, ओ 4.31। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई थिंक मैंने गलती से जब सॉल्व किया था 4.4 बोल दिया था। 6.5 माइनस 2.1, 4.4 मैच कर रहा है, बट ये गलत है। आपको क्या करना है 1.065 डिवाइडेड बाई 1.021, तो आपका आंसर आएगा 4.31। सर फाइनल आंसर बता दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, वापिस से सेम डेटा है, क्वेश्चन कुछ और पूछा है। रिस्क प्रीमियम फॉर इक्विटीज इज क्लोजेस्ट टू, रिस्क प्रीमियम पूछ रहा है कि सर इक्विटी के अंदर में कितना रिस्क प्रीमियम है, कैसे निकालेंगे? रिस्क प्रीमियम पूछ रहा है, याद दिला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। सर नॉमिनल या टोटल रिटर्न इज इक्वल टू रियल आर एफ प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस रिस्क प्रीमियम, याद है? तो अपने पास नॉमिनल रिटर्न दिया हुआ है इक्विटी का, रियल आर एफ प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन दिया है सब में। कहाँ पे दिया सर? ये रहा, ट्रेजरी बिल 2.5 और ये दिया हुआ है 8। दिस इज 2.5, दिस इज 8%। प्लीज कैलकुलेट रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू 8 माइनस 2.5, कितना आएगा? 5.5 क्या? यस, 5.5%। कंफर्टेबल हो आप? 5.5, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टमेंट फंड स्पेशलाइज्ड इन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। बोलो सर इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट करता है, टोबैको कंपनी, सिगरेट कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता है। रिपोर्टेड अ टोटल एनुअल रिटर्न ऑफ 5% बिफोर कॉस्ट, नेगेटिव 5% बिफोर कॉस्ट टोटल रिटर्न। द फंड टोटल एसेट्स वेर वैल्यूड एट 500 million. The fund incurs transaction cost of 0.05%, management fees of 1%, admin fees of 0.5%. All are percentage to its total asset value. So जो भी total asset value उसका जो भी ये सब निकाल रहे हैं परसेंटेज में निकाल रहे हैं, like this is the percentage of total assets value. The management fees is assessed
एट दी एसेट्स, सॉरी, इज एसेस्ड एट दी एसेट्स एट दी एंड ऑफ द ईयर। ओके, बोला मैनेजमेंट फीस अपने ईयर एंड पे कैलकुलेट करते हैं। दी फंड्स ग्रॉस रिटर्न निकालना बहुत ईजी है सर। -5% माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो इट विल बी -5.05%। -5.05, तो आपको करना है -5% -0.05%, तो आएगा 5, -5.05%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और बाई चांस कोई गलती से 1% और -0.5% भी कर देगा, तो 5.05 -1.5 ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। बट ऑप्शन नंबर सी इज नेट रिटर्न। आपको क्या निकालना है? ग्रॉस रिटर्न, तो इट विल बी -5% -0.05, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आई थिंक सेम है, नेट रिटर्न निकालना है। तो ये तो आपने कर ही लिया, 6.55 अभी किया ना वर्बली। -5 -0.05 -1 -0.5%, दैट विल बी 6.55, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, कितना और? अच्छा, ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही है, चलिए करते हैं। In 2020, an investor purchased 1,000 shares of some Orsted company at a price of 689 per share. सर कितना पेमेंट किया था? 689। अपना क्लास का नोटेशन क्या अगर आपको याद होगा? P0। जो परचेज किए थे वो P0। बाय द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद, द प्राइस हैज इंक्रीज टू 1243.50 एज पर क्लास नोटेशन P1। तो मेरे को कोई कैपिटल गेन बता सकता है? कैपिटल गेन नंबर टर्म्स में 1243.5 -689 कैपिटल गेन। एडिशनली सर एक्स्ट्रा क्या मिला? द इन्वेस्टर रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 10.5 पर शेयर। देखो ध्यान रखना, किसे डिविडेंड पर शेयर बोला या टोटल बेसिस पे बोला, गलती नहीं हो। 10.5 पर शेयर ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो ये 10.5 पर शेयर और मिला। द इन्वेस्टर सोल्ड ऑल दियर शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। 1243 पे वो पूरा का पूरा सेल कर दिया। द कैपिटल गेन टैक्स रेट इज 42%। तो सर कैपिटल गेन पे 42% का टैक्स लगेगा। द कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन सच एज डिविडेंड आर टैक्स्ड एट इनकम टैक्स रेट ऑफ 27%। ये वाला डेटा, ये वाला लाइन को आप स्किप कर दो। इन्वेस्टर का रियलाइज्ड कैपिटल गेन कितना? अब आराम से, कैपिटल गेन पूछा आपसे, रियलाइज्ड। देखो डिविडेंड नहीं पूछ रहा है, तो सर कैपिटल गेन क्या होगा? 1243.5 -689 करिए। 1243.5 -689, 1554.5। यार है 554.5, बट ये पर शेयर का है, तो सर 1000 शेयर का कितना इंटू 1000? दिस इज कमिंग 5,54,500, ऑप्शन नंबर बी। सर क्या किया आपने? 1243.5 -689, जो आया पर शेयर का इंटू 1000 कर दिया बस, क्योंकि आपसे सिर्फ कैपिटल गेन पूछ रहा है भैया, कोई पोस्ट टैक्स वगैरह नहीं बोला है। बोला भैया आप रियलाइज्ड कैपिटल गेन बता दीजिए। सर रियलाइज्ड वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ने लोग सेल कर दिया। सर अगर सेल नहीं करता तो अनरियलाइज्ड गेन होता। कंफर्टेबल? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, देखो डेटा सेम है, क्वेश्चन क्या पूछा मैं डायरेक्टली वो देख रहा हूँ। द इन्वेस्टर पे अ कैपिटल गेन टैक्स ऑफ, बता कैपिटल गेन टैक्स कितना आया? देख 5,54,500, ये क्या है आपका गेन। सर उस पर टैक्स कितना पे कर रहे हैं अपने? 42%। इंटू 42% करो, इंटू 0.42, यार आपका 2,32,890, 2,32,890, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, सेम। द टोटल आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। बोला सर आफ्टर टैक्स रिटर्न बताइए इन्वेस्टमेंट का। क्या करेंगे? परसेंटेज टर्म में बताना है। एक काम करेंगे सर, जो गेन है उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो डिविडेंड है उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, और टैक्स रेट्स वहां से हटा देते हैं। इज इट फाइन? मैं एक बार ये क्वेश्चन नंबर 29 जान मुझ के लिखवा के करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन जो अपने किए थे ऐसा टाइप का, वो बिना लिखवाई किया था। देखो क्वेश्चन नंबर 29 है ना। प्राइस रिटर्न।
80.48%। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है यहाँ पे, कहाँ गया, ये है क्या, 10.5, 10.5 डिवाइडेड बाई 689, 10.5 डिवाइडेड बाई 689 इंटू 100, 10.5 डिवाइडेड बाई 689, 1.52%। Therefore, post tax 50.48%, 80.48 इंटू जो भी टैक्स रेट रहेगा 1 माइनस कर देंगे, प्लस 1.52 जो भी टैक्स रेट रहेगा वो माइनस कर देंगे, क्योंकि अपने को पोस्ट टैक्स निकालना है ना। सर कैपिटल गेन पे कितना टैक्स है देख लो, 42%, और डिविडेंड पे है मेरा 27%। तो 1 माइनस 0.42, 1 माइनस 0.42 इंटू 80.48, STO1 सेव कर दिया। नेक्स्ट 1 माइनस 0.27 इंटू 1.52 प्लस RCL1, 47.788%। मैं क्या करता हूँ, ये कैलकुलेट किया ये वाला पार्ट, इसको RCL1 प्रेस कर दिया, इससे स्टोर हो गया डेटा, ठीक है, नॉट RCL1, STO1, STO इज स्टोरेज, डेटा स्टोर हो गया। फिर इसको किया, इसको STO2 कर सकता हूँ, डेटा स्टोर हो गया। अब मेरे को दोनों को ऐड करना है ना, RCL1 प्लस RCL2, मतलब रिकॉल कर रहे हैं डेटा। सर जो आप डेटा सेव किया प्लीज उसको वापस से ले आइए, RCL1 प्लस RCL2, तो आपका हो गया 47.88%। इज इट फाइन? नेक्स्ट 47.78, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 एक साथ कर सकते हैं बिकॉज सेम समय। अपने को याद है लेवरेज रिटर्न अपने कैलकुलेट किए थे, लेवरेज रिटर्न। सर लेवरेज कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न, यस इट कैन। सर गेन को काफी बड़ा कर देता है और लॉस को भी काफी बड़ा कर देता है, मैग्नीफाइज। एन इन्वेस्टर बॉट 1000 shares ऑफ Orsted एट द स्टार्ट ऑफ 2022 फॉर 835.2 पर शेयर। सर परचेज किया 835.2 per share पे। The investor financed the purchase by borrowing 50% of the purchase price at 7% annual rate of interest। तो सर ये जो 835.2 पे किया ना, उसमें से आधा खुद का पैसा लगाया, आधा बोरो किया, लिखा है ना, द इन्वेस्टर फाइनेंस द परचेज बाय बोरिंग 50%। तो सर 50% बोरो किया, इसका मतलब 50% खुद का लगाया। तो सर जो 50% बोरो किया उसमें इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है ये, 7% करके। इज इट फाइन? हर साल। इफ द इन्वेस्टर हेल्ड ऑन टू 1000 शेयर्स थ्रू आउट द ईयर, तो सर मान लो अगर इन्वेस्टर ये 1000 शेयर पूरे साल तक रखता है, रिसीव द डिविडेंड ऑफ 12.5 पर शेयर, सर उसको डिविडेंड भी मिला 12.5, सोल्ड द शेयर्स एट द एंड फॉर द ईयर 631.3 पर शेयर, सर बेच दिया 631.3 साल के एंड पे, एंड रीपेड द लोन, सर लोन भी रीपे कर दिया, व्हाट विल बी द लेवरेज रिटर्न, अनलेवरेज रिटर्न हैज द इन्वेस्टर्स रियलाइज्ड। बोला सर लेवरेज रिटर्न बताइए लोन लेके, अनलेवरेज रिटर्न बिना लोन लिए। वी अराइव बाई फॉलोइंग दी 3 स्टेप्स। सर वीई वीडी कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंसिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेट करना है, एंड लेवरेज रिटर्न कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सर सबसे पहला इस डेटा को प्लीज एक बार आप ठीक से देख लो कि सर डेटा समझ में आ रहा है, नंबर समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, ओके। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 साथ में कर रहे हैं, 30, 31 एंड 32। सर खुद का पैसा, डेट, टोटल, इसको क्या लिखूं, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। टोटल कितना दिया था ये लोग, 835.2, ये इतना लगाए थे, उसमें से 50% इक्विटी है, 50% डेट है, प्लीज बताओ ब्रेक करके।
417.6 डेट है, 417.6 इक्विटी है। कंफर्टेबल? सर कितना ब्याज दे रहे हैं? 7%। प्लीज़ बता दीजिए मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 29.232%। अगर आपको फॉर्मूला याद है लेवरेज रिटर्न का, जो कि अपनी क्लास में बिना फॉर्मूला के लॉजिक से समझे थे, उसके बाद फॉर्मूला बताया था। सर रिटर्न ऑन दी पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। सर टोटल रिटर्न कितना कमाई? दिस इज माई टोटल रिटर्न। चीज समझ में आ रहा है? माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट विच इज आर डी इंटू वैल्यू ऑफ डी डिवाइडेड बाई सर खुद का पैसा कितना लगाए थे इंटू 100। कंफर्टेबल? तो सर इसके अंदर में क्या चीज अपने निकाल चुके हैं? ये रहा इंटरेस्ट कॉस्ट। निकालना क्या है? ये वाला। तो सर यहाँ पे टोटल रिटर्न कैसे निकालेंगे? क्योंकि सर रिटर्न ऑन दी पोर्टफोलियो तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली। अपने जो सम किए थे क्लास में, वहाँ पे रिटर्न ऑन दी पोर्टफोलियो दिया हुआ था। मेरे को यहाँ पे निकालना है। देखो टोटल रिटर्न कैसे निकालेंगे? सम्स पे चलते हैं। सर खरीदे थे स्टॉक 835.2 पे, बेचे कितना पे? 631.3, लॉस हो गया। 631.3 पे लॉस हो गया। डिविडेंड मिला 12.5। तो दिस विल बी P1, दिस विल बी P0, दिस विल बी D1 डिवाइडेड बाई P0। तो मेरा टोटल रिटर्न निकल जाएगा। इज इट फाइन? प्लीज करिए। 631.30 माइनस 835.20 कैलकुलेटर पे करिए, प्लस डिविडेंड 12.5 और एक काम करो, डिवाइड बाई मत करो, डिवाइड मत करो, क्योंकि एक साथ में कर लेंगे परसेंटेज के लिए। एब्सोल्यूट टर्म में कर रहा है। सर क्या कर रहे हो एक बार दिखा दीजिए ना प्लीज। देखो इतना पे सेल किए, इतना पे बाई किए, इतना मिला। 631.3 माइनस 835.2 प्लस 12.5, 191.4 मिला। नेगेटिव मिला क्या? ये तो लॉस हो गया। इज इट फाइन? देयरफॉर लेवरेज रिटर्न क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव 191.4 माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट 229.232 डिवाइडेड बाई तो कितना लगाए थे खुद का? 417.6 इंटू 100। नेगेटिव 52.83%। आपसे अनलेवरेज रिटर्न भी पूछा था सब में। अनलेवरेज रिटर्न, सर अनलेवरेज रिटर्न क्या होता है? टोटल रिटर्न ओनली। 631.3 माइनस 835.2 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई P0। कितना लगा हुआ है अपना? 835.20 इंटू 100। 631.3 माइनस 835.2 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई 835.2 इंटू 100, 22.92%। कंक्लूजन क्या है? सर अगर खुद का पैसा लगाते, बात समझो, अगर खुद का पैसा लगाते तो सर ये पूरा का पूरा, तो सर मेरा लॉस होता सिर्फ 22.92। सिंस मैंने फंडिंग ले लिया, बोरो किया, तो मेरा लॉस देखो बढ़ गया ना। तो लॉस बढ़ जाता है अगर आपका स्टॉक नीचे जा रहा है। तो इज इट फाइन? परफेक्ट। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। परफेक्ट। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो ये रीडिंग आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में नेक्स्ट रीडिंग अपने स्टार्ट करने वाले, विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस।